नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की उपलब्धियां आप सबके सामने रखनी। साल दर साल कैलेंडर बदलता रहा और हमारा भारत आगे बढ़ता रहा। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है और हम कह सकते हैं कि विकास, विश्वास और विरासत के 11 साल, उपलब्धियां विशाल, सेवा बेमिसाल। जहां एक और उपलब्धियों भरा ये 11 वर्ष का कालखंड रहा, वहीं पर जो पहले दिन बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान, किसान, नौजवान की, आज हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ शौचालय हो, 15 करोड़ घरों को नल से जल हो, 11 करोड़ के लगभग बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में। यहां तक कि 81 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार है, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया। लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है। अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला, बगैर कोई जमीन और घर गिरवी रखे, और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूं, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते 2 राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं, और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एमएसपी उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज्यादा। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं।
₹6,000 प्रतिवर्ष उनको मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता हमने दी है। मेगा फूड पार्क भी 3 से बढ़कर अब 24 मेगा फूड पार्क हो गए। वैल्यू एडिशन का हमने लगातार काम किया है। दलहन और तिलहन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें खरीद जो है 7350% और 1500% से अधिक इसमें वृद्धि की गई। और धान और गेहूं की एमएसपी भी लगातार बढ़ी है और धान 2369 पे और गेहूं 2425 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। साथियों, यही नहीं, जहां एक और किसान तो दूसरी ओर नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है उनको भागीदारी कहां मिली। आप रिपब्लिक डे की परेड भी देखेंगे तो नेतृत्व किसी ने किया तो भारत की नारी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हमारी आर्मी की महिला जवान जो है उन्होंने किया और उन्होंने आकर जानकारी भी पूरी दी। मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, जहां एक और उनके चूल्हे से लेके पानी से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, बच्चा पैदा होने से पहले पैदा होने के बाद तक, बेटी के विवाह तक की योजना लेकर आए कि कानून से निजात दिलाएंगे मुस्लिम बहनों को। दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने भी उससे मुक्ति पा ली थी, हमने उससे मुक्ति दिला दी। और कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1500 रुपया उनके खाते में डालकर मदद करने का कार्य भी मोदी सरकार ने किया। जहां महिला को किया वहीं मध्य वर्ग के साथ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी। आज 12 लाख रुपए की आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, शून्य टैक्स कर दिया, शून्य। और ये शून्य टैक्स के कारण आज उनकी बचत भी होती है। आज यूपीआई की ट्रांजैक्शंस के कारण बहुत बड़ा लाभ मिला है व्यापार में, लेन देन के लिए। आज दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स को देखा जाए तो 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। सब्जी वाला, चाय वाला, रेडी वाला, फड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक सब आज पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने की सब्सिडी आपको मिल रही है। और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें आवेदन करके उसका लाभ भी उठाने का काम किया है। सौभाग्य योजना से 100% घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत, जैसे मैंने पहले कहा, 32 लाख करोड़ रुपया अब तक दे चुके हैं, जो 52 करोड़ खाता धारकों को मिला है, 52 करोड़ ऋण मिले। अब आप देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म्स हम कैसे लाए? कंप्लायंस बर्डन हमने कम किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें सुधार किया है। जब हम सत्ता में आए 2014 में तो 63,000 कंप्लायंसेस होती थी देश भर में, अलग अलग राज्यों की मिलाकर। आज उसको कम करके हमने मात्र 24,000 कर दिया। अब उसको और नीचे लाने का काम करने वाले हैं। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से यहाँ पे निवेश ज्यादा है, एफडीआई ज्यादा आई। पीएलआई की स्कीमों के माध्यम से खिलौने की बात हो, मोबाइल फोन की बात हो, जूता मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, 13 क्षेत्रों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है इंसेंटिव के तौर पे। ये मोबाइल फोन जिससे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन आज से 6 साल पहले दुनिया के अलग अलग देशों से आता था। भारत में ज्यादातर मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे। आज भारत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहा है लाखों करोड़ रुपए। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। खिलौने हमारे पास दुनिया भर से आते थे, आज 3 गुना ज्यादा हमने खिलौनों का एक्सपोर्ट कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। हमारे यहाँ पर दुनिया भर से हथियार आयात किए जाते थे, आज भारत ने हथियार निर्माण करने की जो बीड़ा उठाया है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन हमने की। 26,000 करोड़ से ज्यादा का हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया है। आत्मनिर्भर भारत हम डिफेंस प्रोडक्शन में भी करने जा रहे हैं। यही नहीं,
ये जो अमृत काल हमने कहा, जो शुरुआत, इसमें जो आत्मनिर्भर का एक सपना लेकर हम चले, इसको संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम करें। एक के बाद दूसरे सेक्टर में आप देखिए, सोलर पावर में देखिए, हमने 500 गीगावाट बनाने का एक लक्ष्य रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस करवाया, उस समय दुनिया के बड़े बड़े देश भाग गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय नेतृत्व देने का काम, और भारत ने जो लक्ष्य रखे थे, जो 2025-26 में करना था, हमने 2022-23 में पूरा कर दिया। जो 2030 का लक्ष्य है वो हम 2027 में पूरा कर लेंगे। भारत जो लक्ष्य तय कर रहा है उसको पूरा भी कर रहा है। और साथियों, जब मैं रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की बात करता हूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये सबसे बड़ी नजर आती है कि 11 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और ये अपने आप में दिखाता है कि पिछले 2 साल से तो लगातार चल रहा है, अगले कई सालों तक भारत की दौड़ रही। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे भारत पीछे रहा। आदित्य L1 सोलर की बात करें, मंगलयान से लेकर चंद्रयान मिशन की बात करें, हर तरफ भारत की उपलब्धियों की गूंज है, डंका बज रहा। भारत की उपलब्धियां एक नहीं अनेक है। और मैं एक बात और कहूं, शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप देखिए, भारत में लगभग 50,000 सीटें MBBS की थी, आज वो बढ़कर 1,90,000 के लगभग हो गई, 1,09,000 के लगभग हो गई। और यही नहीं, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी वो 31,000 से बढ़कर लगभग 63,000 हो गई। भारत में 350 से कम मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 750 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस भारत में। हमारे यहाँ पे 7 एम्स से 23 एम्स हो गए, 9 IIIT थे, 25 IIIT हो गए, 13 IIT थे, आज 21 हो गए, 12 IIM थे, आज 20 IIM हो गए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज 740 थी, आज वो 1174 यूनिवर्सिटीज हो गई। हमारे यहाँ मेट्रो मात्र 5 शहरों में थी, आज 23 शहरों में हो गए। हमारे यहाँ पे 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,55,000 किलोमीटर हो गए। 3,46,000 किलोमीटर हमारे पे यहाँ पे ग्रामीण सड़कें थी, आज वो बढ़कर 7,43,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हो गई। यानी कि जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज्यादा 10-11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये उपलब्धियां हैं। और जहां तक मैं शिक्षा की बात कर रहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्ष के बाद हमारी सरकार लेकर आई। स्किल मंत्रालय खोलकर स्किल डेवलपमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल मैन पावर हम लोग खड़ी करने की बात करते हैं। पीएम श्री योजना में 14,500 स्कूलों को आधुनिकीकरण करने का कार्य हमने किया है। स्टार्टअप में भारत का नामो निशान कहीं नहीं था, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। 117 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, 1.5 लाख से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स हैं। ये एक नहीं अनेक हमारे उदाहरण हैं। 2036 में समर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए कमर भारत ने कस ली है। 2030 में यूथ ओलंपिक्स करने के लिए भी इन दोनों के लिए हम पिच करने वाले हैं। और भारत ने कहा हम तैयार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे हैं। आधारभूत ढांचे पे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। और इस समय सबसे उपयुक्त देश कोई हो सकता है जहां यंग पॉपुलेशन भी हो, खेलों का विस्तार हो रहा हो, तो ओलंपिक्स के आयोजन के 2036 के लिए भारत सबसे उचित स्थान होने वाला है। अब दूसरी जो बात आती है, दुनिया भर में स्वास्थ्य की सेवाओं क्या है। आपने देखा कोविड के टाइम पे दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश भी उनकी सांस उखड़ने लगी थी, उन्हें हथियार डाल दिए थे, वहां बिस्तर भी नहीं मिल पा रहे थे।
लेकिन भारत ने अपनी कोविड वैक्सीन बनाई भी, अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया। और यही नहीं, आज जहां एक और 5 लाख की स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में देते हैं, वहीं पर हम एपीआई बल्क ड्रग यानी कि रॉ मटेरियल अपना बनाने के लिए 3 नए बल्क ड्रग पार्क नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूर किए हैं। 5 मेडिकल डिवाइस पार्क मंजूर किए हैं। आत्मनिर्भर भारत इस क्षेत्र में भी हो, ये हम करने जा रहे हैं। और यही नहीं, जन औषधि केंद्र भी 16,000 जन औषधि केंद्र, इसमें लगभग 38,000 करोड़ रुपए की बचत लोगों की दवाई खरीद में हुई है। आम जनता को इससे लाभ मिला है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 12 इंजेक्शन जो टीके हैं, जो 12 बीमारियों से बचने के लिए 5.46 करोड़ बच्चों को और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को ये देने का कार्य भी संपन्न हुआ है। साथियों, यही नहीं, मैं ये कह सकता हूं, इन 11 सालों में मोदी जी ने हर पल देश के लिए, इन 11 सालों में मोदी जी ने हर पल देश के लिए खपाया है, तपाया है और हर वादा निभाया भी। हम वायदे करते हैं तो निभाते भी। और सबसे बड़ी बात है कि देश आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो नासूर बन गया है दुनिया भर, पाकिस्तान में आतंकवाद का जन्म भी होता है, पालन पोषण भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है, पैसा भी मिलता है, लॉजिस्टिक हैंडलिंग सब कुछ मिलने के बाद दुनिया भर में इनको एक्सपोर्ट करने का काम भी पाकिस्तान से किया जाता है। भारत ट्रेड में विश्वास रखता है, पाकिस्तान टेररिज्म में विश्वास रखता है। भारत ट्रेड को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है। भारत दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद बढ़ाने वाली व्यवस्था बन गया। ये 2 अंतर है। लेकिन भारत ने एक न्यू नॉर्मल तय किया है। अगर आतंकवादी हमला करोगे तो युद्ध जैसा आपको प्रहार झेलना पड़ेगा। अगर फिर आंख उठाओगे तो भारत जैसे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में धज्जियां उड़ाने का काम पाकिस्तान की किया है, आगे भी करारा जवाब देता रहेगा। अनुच्छेद 370-35 से हमने हटाया, 1500 से ज्यादा पुराने कानून हम लोगों ने खत्म किए। और यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में तो आईएनएस विक्रांत जो पहला हमारा विमान वाहक युद्धपोत है, वो भारत ने खुद बनाया है। बहुत बड़ी ताकत हमारी। 2026 मार्च तक हम नक्सलवाद को खत्म करने वाले। आपने पीछे देखा होगा कैसे सिमटते सिमटते मात्र 3 दिनों तक नक्सलवाद रह गया। साथियों, जहां एक और नक्सलवाद, आतंकवाद से भारत को मुक्त करना है, वहीं दूसरी ओर हमारी विकास की रफ्तार थमे ना, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे, जहां एक और भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी भारत है, वहीं सन 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं में $825 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट हमने किया है। और उत्पादन से जुड़ी हुई पीएलआई स्कीम्स में 1,61,000 करोड़ का निवेश आया है, 14 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है, 5.31 लाख करोड़ रुपया निर्यात और लगभग 12 लाख नौकरियां इससे पैदा हुई। कोविड के टाइम पे हमने लगभग 29,80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसके कारण भारत की इंडस्ट्री बची भी और आगे बढ़ी भी, बचाया भी, आगे बढ़ाया भी। और भारत में पेटेंट्स की जो संख्या है वो भी 5,978 से बढ़कर अब 1,03,057 हो गई, जो लगभग 17 गुना ज्यादा बढ़ी। साथियों, मैंने बहुत सारी बातें आपसे कही कि कैसे सड़क और बाकी सब का निर्माण हुआ, लेकिन चंडीगढ़ में एक नहीं 2-2 वंदे भारत आती हैं।
और देश में 126 वंदे भारत ट्रेन मात्र पिछले 3-4 वर्षों में चलाने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उड़ान में, अगर मैं स्पेस की बात करूं, क्योंकि मैंने स्किल की बात कर दी, स्टार्टअप की बात कर दी, शिक्षा की बात कर दी, स्वास्थ्य की बात कर दी, अगर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो चंद्रयान, मंगलयान, ये मिशन हमारे सफल हुए, आदित्य L1 सोलर सफल हुआ, और यही नहीं, हमारे जो एक उड़ान में 104 उपग्रह और पहला निजी रॉकेट विक्रम S ये लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आज दुनिया भर के लिए भारत सैटेलाइट छोड़ने के लिए और स्पेस की एक्टिविटीज के लिए एक बड़ा केंद्र बिंदु बना। साथियों, स्पेस में हम और अच्छा कर पाए तो स्कूलों से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, और 10,000 अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत हम देश भर में खोलने जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन से बढ़कर आज 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो गए। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आप सबके सामने बताना चाहता हूं। लेकिन जहां विकास हो रहा है तो क्या वहां पे विरासत, क्या विरासत के बारे में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? मोदी सरकार में विकास और विरासत साथ साथ चलती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ धाम हमने बनाई। आज आप देखिए वाराणसी और उसके साथ लगते क्षेत्रों की आमदन और वहां का व्यापार दुगने से ज्यादा हो गया। भव्य राम मंदिर बनाया। आज राम मंदिर के कारण उस पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा भी आई है, आय के संसाधन भी बने। और महाकुंभ ने तो वो कर दिया जो संभव शायद सोचा भी ना हो किसी ने। भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी ताकत, योगदान हमारे महाकुंभ के कारण भी हुआ। अभी जब मैं 4 नेशन के इस अपने टूर पे गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो साउथ अफ्रीका में जहां उनके केप टाउन की पार्लियामेंट में हम लोग गए, तो काउंसिल ऑफ प्रोविंस के जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने बिल्कुल अपने भवन के बाहर आके हम सबका स्वागत अभिनंदन किया और पहली बात कही कि मैं इसलिए भी यहाँ पे आके खड़ा हूं कि मुझे भारत में महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर मिला, मुझे वहां जाने का अवसर मिला और मैं धन्य हो गया कि जो शायद मेरी पीढ़ी को अवसर मिल पाता, भारत में मुझे अवसर मिला। आप कल्पना कीजिए दुनिया के किस किस कोने से कौन कौन लोग आए। और उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हो, किसी के मन में कोई तनाव ना हो और चेहरे पे खुशी और प्रकाश नजर आता हो, ये हिंदू धर्म की एक बड़ी ताकत और भारत के एक बड़े आयोजन की। और दूसरी ओर मैं जहां पे भी इन 4 देशों में गया, बहुत बड़ी संख्या में मेरे अपने सिख समुदाय के भाई मिले। उन्होंने कहा जी उन्होंने कभी सोचा नहीं था करतारपुर कॉरिडोर बन सकता है, हेमकुंड साहब में रोपवे पहुंच सकता है, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का और 400वां गुरु तेग बहादुर जी का इतने धूमधाम के साथ मोदी सरकार ने मनाया। हमारे सिख भाई और हमारे गुरु ग्रंथ साहब जब अफगानिस्तान में उन पे संकट आ गया था तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बार हवाई जहाज भेजकर सबको सुरक्षित निकाला भी और साहबजादों की शहादत को आज पूरी देश और दुनिया को बताया और वीर बाल दिवस भी उसके लिए मनाया। ये कई बातें ये अपने आप में दिखाता है कि विकास और विरासत कैसे साथ में चलते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, प्रसाद योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक स्थलों के लिए 1900 करोड़ रुपए भी मोदी सरकार ने दिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी का जनजातीय गौरव दिवस हमने मनाने का काम किया। 11 साल में 462 जो कलाकृतियां जो हमारी चोरी हो गई थी, पहले जो चोरी हुई थी 11 साल में हम लोग उनको वापस लाए, जबकि उससे पहले यानी कि सिर्फ 13 ही कलाकृतियां वापस आई थी 2014 से पहले, और मोदी जी ने 11 साल में 642 कलाकृतियां वापस आने का काम किया। मैं इसको बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन ज्यादा नहीं कहूंगा।
क्योंकि नहीं तो आपके सवाल रह जाएंगे। मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा, उपलब्धियों भरे 11 साल, गरीबों का कल्याण, वंचितों का सम्मान और उपलब्धियां बेमिसाल, सेवा बेमिसाल। आगे भी काम करते रहेंगे। जो संकल्प हम लेके चले हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इस संकल्प से सिद्धि की यात्रा हम इसी अमृतकाल में करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर, जैसे कि धार्मिक नगरी कटरा के लिए और अमरनाथ के लिए वंदे भारत चली है, क्या चंडीगढ़ से अयोध्या और प्रयागराज के लिए भी ऐसे कोई वंदे भारत चलेगी? जब यहाँ के लिए चली तो आगे देखिए, अभी तो शुरुआत है। इतने कम समय में 126 वंदे भारत चल रहे। मैं हिमाचल से आता हूँ, देश की चौथी वंदे भारत आमबिंदौरा उन्ना से लेके दिल्ली तक से। कहाँ से आती है? उन्ना में गुरुद्वारा साहब से लेके अनंतपुर साहब से लेके आपके दिल्ली तक चलती है, महत्वपूर्ण स्थानों को छूती है। ऐसे दिल्ली से पटना की ओर जो चलती है, वहाँ भी पटना साहब गुरुद्वारे तक जाती है। बहुत सारी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा, इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेनों का रिकॉर्ड समय में हमने कर दिया, डबलिंग भी कर दी है। पटरी बिछाने से लेकर नई ट्रेन शुरुआत करने का रिकॉर्ड कार्य अगर हुआ है तो इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार को। सर, राहुल गांधी कहते हैं 11 वर्षों में अकाउंटेबिलिटी खत्म किया बीजेपी ने, अपनी कोई तरक्की नहीं हुई, सेम वही है भारत। क्या कहेंगे? और एक कह रही है और सर, कह रहे अडानी जी पर बार-बार नाम लेते हैं कि वो बहुत, और कह रहे हैं कि 2047 जो है आप सेल कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं होगा भारत। श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं इतना ही कहूंगा कि स्वर्गीय इंदिरा जी से लेकर राहुल जी आप तक, आप सब गरीबी हटाओ के नारे लगाते हैं। गरीबी हटी नहीं, गरीब बढ़ गए। नरेंद्र मोदी जी आए, गरीबों का कल्याण किया, उनको वो सब दिया जो सामान्य व्यक्ति को सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। अगर 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिल गए और 3 करोड़ नए मंजूर हो गए, शौचालय भी खुले शौच करना पड़ता था, 12 करोड़ शौचालय बना दिए। घर में नलका लगा के 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा दिया। 11 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति दिला दी। 5 लाख का इलाज मुफ्त में दे दिया और अनाज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया। अगर राहुल जी को लगता है ये कुछ नहीं किया, मुझे लगता है उनके 60 सालों में तो फिर सरकार थी ही नहीं। जैसे राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे ही मिलते हैं, ये इनकी सरकार के समय होता था। जैसे मैं आज 21 सेक्टर में निकल रहा था तो मुझे नजर आया, एक जगह लिखा था खाओ और खाने दो, और कांग्रेस की सरकार में होता था खाओ और खाने दो। इनके समय भ्रष्टाचार होता था, हमारे समय जवाबदेही तय की है। इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 25 करोड़ गरीब इसलिए गरीबी रेखा से बाहर निकले। राजी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 करोड़ लोगों ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ठीक है, लेकिन बात चंडीगढ़ की करें, दिल्ली की करें, लगातार झुग्गी झोपड़ियों का हटाया जा रहा है। आज आप चंडीगढ़ में आए हैं, आज सुबह भी कैंपवाला में झुग्गी झोपड़ी पे कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चले हैं, फिर उसको कैसे देखोगे? मैं स्थानीय विषय पे आज कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है और शहरी भी है। शहरों में भी करोड़ों लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए, और आगे जिसके पास जमीन नहीं भी है वहां पे भी सरकारी जमीन पे फ्लैट बना के दिए जाते हैं। चाहे मैं हमीरपुर ऊना की बात करूं, बिलासपुर में करूं, हमारे तो बहुत छोटे शहर है, वहां पर भी हमने जमीन लेके वहां पे पक्के मकान बना कर दिए। तो चाहे शहर हो या गरीब हो, शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। जिसका परिवार का विस्तार हो गया, एक मान लो बच्चे बड़े हो गए, अलग परिवार, उनको भी नए मकान दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। लेकिन आप ये बोलो कि किसी ने कहीं पे कब्जा किया है, उस पर कार्रवाई अगर किसी ने की तो स्थानीय विषयों को उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक आवास योजना की बात है, जिसको हक था
उसका हक दिलाने का काम मोदी सरकार ने अनुराग जी, आपने बोला एमएसपी पे वृद्धि की, लेकिन एमएसपी की खरीदारी का गारंटी कानून क्यों नहीं आ रहा है देश में? क्योंकि वृद्धि चाहे आप किसी चीज की कीमत 5,000 कर दो, 7,000 कर दो, 10,000 कर दो, जब तक उस कीमत पर खरीदा ही नहीं जा रहा तो उसकी क्या वैल्यू है? ऐसा है। मैंने तो अपने आंकड़े बताए, हमने फसल के दाम भी बढ़ा दिए, हमने खरीद की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, हमने खरीद 3 गुना ज्यादा यूपीए से ज्यादा की। मैंने आंकड़े देके आपके सामने बताया। लेकिन पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा था अगर केंद्र नहीं भी खरीदेगा तो हम लोग खरीद लेंगे। खरीदा क्या? सवाल ये खड़ा होता है, खरीदा क्या? कहां है पंजाब की सरकार? आज तो 11 साल की बात करें या पंजाब की बात करें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने तो खरीदा है, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं, हमारे साथ लगता है इलाका हरियाणा है, हरियाणा ने अपने लिए भी फसल में अगर बदलाव करने का काम किया तो उसकी गारंटी भी दी। रिकॉर्ड फसल पंजाब के साथ लगता है हरियाणा, हरियाणा ने उठाई, पंजाब ने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई थे? मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, कंपैरिजन करके दे रहा हूं। हमने तो हिमाचल में एक खरीद केंद्र ही था, पंजाब में आके फसल बेचते थे। 12 खरीद केंद्र हिमाचल में खोले। अगर खरीदनी होती तो खरीद केंद्र क्यों खोलते? मोदी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। अनुराग जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कई नेताओं के बयान सामने आए कि ये फेलियर रहा पूरा ऑपरेशन सिंदूर, और बीजेपी इसका क्रेडिट क्यों ले रही है जब सेना ने ये ऑपरेशन चलाया? देखिए, पूरी दुनिया भर में आपको वीडियो देखने को मिले होंगे कि पाकिस्तान के कुछ नेता विदेश गए, उनके वीडियो आ रहे हैं कि हमारे कहाँ कहाँ क्या क्या तोड़ फोड़ हुए, कहाँ कहाँ बम धमाके हुए, बड़ी मुश्किल से जान बची। देखिए, भारत ने एक बात बड़ी स्पष्ट की थी, ऑपरेशन सिंदूर में द रेजिस्टेंस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जिम्मेदारी ली। 24 घंटे के अंदर 2 बार लश्कर तैयबा का जो ये संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसने अपनी जिम्मेदारी ली। भारत ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं। 14-15 दिन इंतजार करने के बाद भारत ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया और 9 आतंकवादी ठिकानों को बिल्कुल धमाके किए वहां। और हम कहते हैं हमने किए क्योंकि पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन बदले में जब पाकिस्तान की फौज ने हमारे यहाँ पर शेलिंग की, हमारे यहाँ पे मिसाइल फेंकी, तब भारत की सेना को मजबूर होके पाकिस्तान के आर्मी के जो ठिकाने हैं या उनके जो एयरबेस है, उन पे डिफेंस इक्विपमेंट पे हमें प्रहार करना पड़ा अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के। भारत ने न्यू नॉर्मल तय किया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकवादी कार्रवाई होगी तो उसको युद्ध जैसा करारा जवाब दिया जाएगा। और ये करारा जवाब हमने उनके सैन्य ठिकानों पे करके दिया। दूसरा, अगर न्यूक्लियर पावर होने की आड़ के पीछे आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देंगे तो भारत को मंजूर नहीं है। तीसरा, अगर कोई सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद होगा और दूसरा आतंकवादी संगठन होंगे, इनमें हमें कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए दोनों ही आतंकवादी, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चौथा, पाकिस्तान में दफनाने के समय भी आतंकवादियों को, वहां पे आतंकवादी भी थे, वहां उनके फौज के बड़े अधिकारी थे, वहां पे उनके पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वहां पे नेता भी थे। और पांचवा, वहीं पे पाकिस्तान के आतंकवादियों को, शरीरों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट का है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। इतनी बेशर्मी के साथ आतंकवादियों के साथ खड़ा होने का काम केवल पाकिस्तान ने किया। और यूनाइटेड नेशन के जो प्रेस नोट था उसमें भी रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम कटवाने का काम पाक और चाइना ने मिलकर किया। और राज्य उसका सवाल था, बीजेपी क्रेडिट क्यों ले रही है ऑपरेशन सिंदूर की? देश में सरकार किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये 26/11 के हमले के बाद हम दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते जाए कि हमारे ऊपर प्रहार किया, कदम उठाओ। और ये 26/11 वाली सरकार नहीं है, ये नए भारत की नई सरकार है। ये आतंकवाद को करारा जवाब देना जानती है और उस शब्दों में जवाब दिया गया। तो सर हमने अपनी सेना को पहले भी कहा था कि एयर स्ट्राइक करो, की कहा था सर्जिकल स्ट्राइक करो, की
कहा था ऑपरेशन सिंदूर करो, किया। हम अपनी सेना के पीछे खड़े हैं। अगर डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने उस समय किया था, हम अपनी सेना के साथ खड़े थे और मुंह तोड़ जवाब भी सेना ने दिया। मोदी जी बॉर्डर पर उस समय भी गए थे, रक्षा मंत्री भी गए। हम राहुल जी की तरह बंद कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ गुफ्तगू नहीं करते हैं। डोकलाम की घटना के समय पर आपने कहा कि 81 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन मिला है, तो ये उपलब्धि है या गरीबी के अंदर और नंबर बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिछला आपका सर्वेक्षण है, जैसे भी आपका नया सेंसस शुरू होगा, पिछले सेंसस के अनुसार जिसको था, जिसको कोविड के टाइम पे हमने छोड़ा, हमने उसको कंटिन्यू किया। अनुराग जी, आपने कहा कि सरकार, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, क्रेडिट की कि सरकार किसकी है, मतलब क्रेडिट बीजेपी ले रही है, आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि निर्णय किसने लिया? सरकार पीछे खड़ी होगी तभी निर्णय होता नहीं है। सर, मेरा सवाल इससे जो है, अगर पहलगाम हमला होता है, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर होता है, तो उसकी जिम्मेवारी फिर कौन लेगा? बिल्कुल, जिसकी जिम्मेदारी उसको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी? मैं यही कह रहा हूँ, जिम्मेदारी हो या उसका श्रेय लेने की बात हो, जिसके जिम्मे उसके ही जिम्मे है, उससे कोई भटकने हटने की बात नहीं है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ? मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान का एजेंडा तय करना। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे पहले बयान देते रहे, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। कहा यह गया था कि जब भारत ने 9 आतंकवादी ठिकानों पे प्रहार किया, अटैक किया, तो उसके करने के साथ ही हमने पाकिस्तान को बता दिया हमने आतंकवादी ठिकानों पे कार्रवाई की है। और इसीलिए बताया था कि हमने किसी सिविलियन इलाके को, जहां नागरिक रहते ना उसको, ना किसी आर्मी के इलाके को हमने टारगेट किया है। हमने केवल 9 जो आतंकवादी ठिकाने हमने उस पे ही प्रहार किया था, ये बताया। और अगर उस पर भी देश के कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो और पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पर सेट करना चाहते हो, और पाकिस्तान फिर वही बात को, उतनी क्लिप को काट के दुनिया भर में दिखाए, ये पहले भी ये लोग करते रहे, अब भी यही लोग ये करते हैं। लुधियाना जा रहे हो आज, की तैयारियां ने लुधियाना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੈਟਸ? लुधियाना बाई इलेक्शन शानदार तैयारी है अनुराग जी, अगर 11 साल बीजेपी पंजाब में चले और मौका है उसके पास, जनता के पास बाई इलेक्शन में पंजाब में बीजेपी चले मौका है जवाब देने का, मौका है जवाब देने का कि जो पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे, उस पर बिल्कुल फेल हो गई। नशा मुक्त पंजाब करना था। पंजाब में नशे में कौन रहता मुझे बताने की जरूरत है। अनुराग जी, जिस तरह का नशा बिकता है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और आम आदमी पार्टी का कह दिया वो युद्ध नशे और पे सुना तो चला। करो। और यही नहीं, पंजाब में जो एक नई चुनौती है, पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाब का सवाल किया है, कहते पंजाबी जो उत्तर देना, मैं तो यही कहने वाला है कि इन्होंने क्या सी कि असी आवांगे, यानी कि आम आदमी पार्टी आएगी तो पंजाब ਨੂੰ नशा मुक्त करेगी। नशा मुक्त तो पता नहीं, पर नशा युक्त जरूर करता। कौन नशे च रहिंदा है, किहो जे नशे च रहिंदा है, नशे च किहो किहो हरकतां होंदियां, दस्सण दी लोड़ नहीं, हुण तां हर पंजाबी दी जुबान ते पता है। दूजा, इन्होंने कहा सी कि असी पंजाब दा विकास करांगे, विकास ठप हो गया, पंजाब कर्जे च डुब गया। आज डीए दी किश्तां हो या फिर सरकारी कर्मचारी हुण सड़कां ते आंदे ने। ऐ ही नहीं, आज पंजाब दा बाई इलेक्शन भी एक मौका, एक कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने दिल्ली ने नकारिया है, वो पंजाबियों के सिरे पा के उन्होंने उत्थे राज्य सभा भेजने की कोशिश की जा रही है। पंजाब वाले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर पर लुधियाना वाले, जे किते गलती नाल आम आदमी पार्टी जित गई तो जिहड़ा भ्रष्टाचार करके आम आदमी पार्टी का नेता दिल्ली वाले ने बाहर कढ़ता, वो पंजाब च किसी लोकल पंजाबी नूं राज्य सभा का MP नहीं बन देगा। वो आपे उतो राज्य सभा का MP बनना चाहता है, क्योंकि राज्य सभा के MP नूं चुनाव लड़ाने का काम किया जा रहा है।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਚ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੋ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।